जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक विषय पर बात करते हैं। अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय में महर्षि वाग्भट जी ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है और इस ऋतुचर्या में उन्होंने काल के विषय में बताया है। काल को दो भागों में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। महर्षि भागवत जी के अनुसार काल के ही स्वभाव से वायु, सूर्य, चंद्रमा दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं और उनके गमन की दिशा के अकॉर्डिंग हमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत इन 6 ऋतुएं को हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं आदान काल। तो आदान काल में सूर्य की दिशा कैसी होती है? आदान काल में सूर्य की दिशा उत्तरायण होती है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है और उत्तर की ओर गमन करते हुए पश्चिम में अस्त होता है। स्वभाव से ही जो आदान काल है वह आग्नेय होता है। इसमें रूक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कटु, तिक्त, कषाय रसों की वृद्धि इसमें होती है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं आदान काल के अंतर्गत आती हैं। अगर हम हिंदी माह के अनुसार देखें तो माघ और फाल्गुन ये आदान काल में शिशिर ऋतु यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब मिड जनवरी से मिड मार्च तक। जब मकर संक्रांति के बाद सूर्य की दिशा उत्तरायण होती है तब ये उत्तरायण सूर्य की दिशा होती है और उसी समय शिशिर ऋतु स्टार्ट होती है और इसमें कटु, तिक्त, कषाय रसों की वृद्धि होती है। हमारा बल थोड़ा सा क्षीण होने लगता है, धातुओं का पोषण थोड़ा सा कम होने लगता है। अब बात करते हैं विसर्ग काल की। तो विसर्ग काल में सूर्य की जो दिशा है वो दक्षिणायन होती है। सूर्य पूर्व से उदित होता है और दक्षिण की ओर गमन करते हुए पश्चिम में सूर्यास्त होता है। ये काल स्वभाव से ही सौम्य होता है और अरूक्ष होता है। इसमें बहुत रूक्षता नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं हिंदी माघ से तो श्रावण, भाद्रपद यहाँ से ये काल स्टार्ट होता है। यहाँ से इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। तो श्रावण और भाद्रपद से स्टार्ट होती है वर्षा ऋतु और इंग्लिश से उससे देखें तो मिड जुलाई से लेके मिड सितंबर तक ये रहती है। इस समय से हमारा ये विसर्ग काल स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम दोनों कालों के बारे में जान चुके हैं कि आदान काल क्या है और विसर्ग काल क्या है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ 3 दोष बताए गए हैं और जब ये 3 दोष सम अवस्था में होते हैं तो यह हमारे शरीर इस समय स्वस्थ रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब तीनों दोष अपनी समावस्था से बढ़ जाते हैं तो ये दोषों की वृद्धि कहलाती है और जब ये दोष अपनी समावस्था से कम हो जाते हैं तो ये दोषों का क्षय कहलाता है। दोषों की वृद्धि और क्षय से हमारे शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का संचय, प्रकोप और शमन होता है। संचय इन द सेंस दोष संचित होते हैं, एकत्रित होते हैं। प्रकोप मतलब दोष अपनी सम अवस्था से बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाते हैं और संचय, प्रकोप, शमन में दोष स्वतः धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। अगर हम ऋतुओं के बारे में जानें और काल के बारे में जानें तो हम अपने शरीर को बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं। कैसे? अगर हम काल के अकॉर्डिंग और ऋतुओं के अकॉर्डिंग दोषों का संचय, प्रकोप, शमन को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आहार विहार, लाइफ स्टाइल, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, सावधानियां रखते हैं तो हम बहुत हद तक रोगों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हर सीज़न में शिशिर, बसंत ऋतु के अकॉर्डिंग अलग अलग ऋतु में अलग अलग दोषों का संचय, प्रकोप, शमन होता है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीज़ के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में।